मित्रों, लंदन बहुत बुरी तरीके से जल रहा है। लंदन के कई इलाकों में लगातार दंगे हो रहे हैं। लंदन का खासकर जो लीड्स इलाका है वहां पर सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं। मित्रों, लीड्स वो इलाका है, आपने लीड्स का नाम सुना होगा, कई बार लीड्स में क्रिकेट मैच भी होते हैं। लेकिन वो जो पूरा लीड्स है, जो लंदन के तमाम इलाके, वहां पे जो मुस्लिम घुसपैठिए, जो मुस्लिम शरणार्थी जिन्होंने की शरण ली हुई थी, वो सभी शरणार्थी इस तरह के जो लीड्स और तमाम जो इलाके हैं वहां पे घुस कर वे सड़कों पर आगजनी कर रहे हैं, बसों को आग लगा रहे हैं, पुलिस वालों को मारपीट कर रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों को जला रहे हैं। बिल्कुल सेम वही पैटर्न। पहले उन्होंने आगजनी की, इसके बाद वहां जो महिलाएं थी वो आगे आई और उन्होंने वहां पर आकर जबरदस्त पत्थरबाजी शुरू कर दी और पुलिस को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। मित्रों, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें नजर आ रहा है कि लंदन पूरी तरह से एकदम अराजक स्थिति में पहुंच चुका है। लंदन पर पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में जो भीड़ है शरणार्थियों की, जो मुस्लिम शरणार्थी वहां पे शरण लिए हुए हैं, उन बहुत बड़ी संख्या में उनकी भीड़ वहां पे आकर के उसने पूरी तरह से लंदन को जलाना शुरू कर दिया। मित्रों, वहां पे जो बड़े बड़े ब्रिजेस हैं उनको तोड़ा जा रहा है। यहां तक कि जो लंदन के आम लोग हैं, जो लंदन के मूल नागरिक हैं, जो वहां के क्रिश्चियंस हैं, उनके अंदर इतनी दहशत बैठ गई है कि वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पूरे लंदन को नरक बना दिया है। और लंदन का मेयर कौन है? मेयर सादिक। और जो अभी वहां पे एक जीत हुई है वहां पे लिबरल पार्टियों की, उस पार्टी की जीत के बाद पूरी तरह से लंदन के अंदर जो एक वर्चस्व बना है इस्लामवादियों का, उसका जो असर है देखा जा रहा है। इसका सबसे पहला शिकार लंदन बन रहा है। लंदन में करीब 25% जो मुस्लिम पॉपुलेशन है और वो अब अपना पूरा खुल करके वहां पे जो एक अपना ताकत दिखा रही है। और उस ताकत को देख करके जो लोग हैं लंदन के और तमाम जो लोग हैं वो किस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं, मैं आपको भी दिखाता हूं। मित्रों देखिए, पॉल गोल्डिंग है। ये जो पॉल गोल्डिंग मित्रों है, ये हमेशा लंदन के अंदर जो जिहाद चल रहा है उसको लेकर अपनी आवाज उठाते रहे हैं। ये क्या लिख रहे हैं? पॉल गोल्डिंग लिख रहे हैं, न्यूली इलेक्टेड लीड्स काउंसलर मोतीन अली स्पॉटेड अमॉन्ग द क्राउड इन द ऑनगोइंग राइट्स इन हारहिल्स लीड्स, दे विल नेवर इंटरगेट और एसिमिलेट। यानी आप देखिए, ये बता रहे हैं साहब कि इसको जनप्रतिनिधि चुना गया है लंदन से, लीड से, ये व्यक्ति, और ये दंगाइयों के बीच देखा गया। ये बात पॉल गोल्डिंग ने कही है। अभी तक यहां पे कोई बजरंग दल नहीं है लंदन के अंदर, यहां कोई आरएसएस नहीं है, यहां कोई जो है प्रवीण भाई तोगाड़िया नहीं है। लेकिन यहां भी एक पॉल गोल्डिंग को लिखना पड़ रहा है कि भाई ये मोतीन अली दंगाई है, इसको लोगों ने जनप्रतिनिधि बना के भेज दिया वहां पे जो मुस्लिम्स हैं उनके। और देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, कंसर्न सिटीजन्स। अब देखिए, भारत के अंदर अगर सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें लिखी जाती हैं, अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टिव यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस सजेस्टेड द यूके could be the first Islamic state to have nuclear missile capability, also the UK. Do you think he was joking? मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो लंदन, ये जो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन है, ये पहला ऐसा देश होगा जिसके पास, ऐसा इस्लामिक देश होगा जिसके पास न्यूक्लियर मिसाइल भी होगी। और देखिए यहाँ पे कितनी क्राउड आपको नजर आ रही है। इस क्राउड को देखने के बाद वो कह रहे हैं, यानी इस तरह की जो क्राउड है उसको देख करके पूरी तरह से भयभीत हो रहे लोग। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये एक इब्राहिम ऑफिशियल करके इसने खुद डाला भी हुआ है, यानी कि बस को जलाया और जलाते हुए बस को बाकायदा इसने वीडियो भी जारी किया। और मित्रों, हम इस वीडियो को जारी करते हुए कहना चाहते हैं कि इस तरह की जो संवेदनशील तस्वीरें हैं इसको हम दिखाना नहीं चाहते, लेकिन देश को जागरूक करने के लिए कि आखिर हिंसा लोग क्यों कर रहे हैं इस तरह से, इसको बताने के लिए हमें ये दिखाना जरूरी है। और हम सबसे अपील करते हैं कि इस तरह की घटनाएं आप कहीं पर कोई ना करे। लेकिन जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, अब देखिए किस तरह से पूरे बस में बाकायदा आग लगाई जा रही है। अभी ये जो बस है ये बाद में आग से धू करके जलेगी, वो तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। लेकिन ये जो पूरा वीडियो किस तरह से आग लगाई जा रही है बस के अंदर, वो पूरा वीडियो आप देख पा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब ये सब यहां पे हो रहा था तो उसके बाद फिर क्या खबरें छपती हैं लंदन के अंदर। देखिए मित्रों, ये बर्मिंघम लाइव है और इस अखबार में क्या छपा हुआ है, मैंने इसका हिंदी अनुवाद कर दिया है। दंगाइयों ने लीड्स में अराजकता फैलाई, सामूहिक हिंसा की रात में पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी और बस में आग लगा दी। ठीक है, गुरुवार शाम को लीड्स में हिंसा और दंगों की वजह से एक डबल डेकर बस में आग लग गई। अराजकता के बीच पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। अब इसको पता ही नहीं है कि साहब वीडियो है कि आग लगाई जा रही है। ये कह रहा है कि पुलिस में आग लग गई, आग लग नहीं गई, आग बाकायदा लगाई गई। और इसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। ये ब्रिटेन का अखबार है, इसको नहीं पता। देखिए किस तरह से रिपोर्टिंग होती है। मैं
यहां बता रहा हूं, गुरुवार शाम को लीड्स में दंगों और बढ़ती हिंसा की एक रात के दौरान एक डबल डेकर बस आग की चपेट में आ गई। हरे हिल्स का इलाका अराजकता में डूब गया क्योंकि दंगाइयों ने बड़े पैमाने पर आग लगा दी, पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की और खिड़कियों को तोड़ दिया, जबकि सड़कों पर नाटकीय रूप से अशांति फैल गई। दर्शकों ने समूहों को तोड़फोड़ करते हुए पुलिस की गाड़ियों की खिड़कियों को तोड़ते हुए देखा, जबकि ढालों से लैस पुलिस अधिकारी उपद्रव को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। उनके पास मौजूद दंगा रोधी वैन के बेड़े की मदद से ऑनलाइन टिप्पणीकारों ने शहर में उथल पुथल के दृश्यों को अफरा तफरी और दंगे का विस्तृत विवरण के रूप में वर्णित किया है, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंसक उपद्रव की तस्वीरें साझा की हैं। यह अब यहां बताया जा रहा है। और देखिए लिखा हुआ है, एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार चौंकाने वाली वीडियो में स्थिति की गंभीरता को दर्शाया गया है। स्कूटर और बाइक को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, सड़क पर पड़ी वस्तुओं को फेंका जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप एक पुलिस कार को जबरदस्ती पलटना पड़ा, मतलब पुलिस कार पलट गई। मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज के अनुसार यह उपद्रव शाम 5 बजे के आसपास शुरू हुआ, जिसके बाद की रिपोर्ट से पता चलता है कि इसने जल्दी बदतर रूप ले लिया। ऐसी रिपोर्ट्स है कि युवाओं सहित विभिन्न व्यक्तियों के बीच टकराव हुआ, जिससे स्थिति बिगड़ने के साथ ही लाख लोगों की संख्या में वृद्धि होती गई। यानी कि आप देखिए मित्रों, किस तरह से मैं आपको जो समझाना चाहता हूं कि ये जो पूरा दंगा हुआ उसके बारे में बताया जा रहा है, और किस तरह से जो जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल थी, उन्होंने यूरोप में घुसपैठियों को एक तरह से निमंत्रण देकर के पूरी यूरोप को बदतर स्थिति में ला दिया। उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप देख रहे हैं, लंदन में दंगे हो रहे हैं, और फ्रांस जहां पर कि ओलंपिक होने वाले हैं वहां पर चाकूबाजी हो रही है, पेरिस के अंदर चाकूबाजी हो रही है। क्या मामला है देखिए, एबीसी न्यूज, पुलिस ऑफिसर वुंडेड इन पेरिस नाइफ अटैक, फ्रांसिस इंटीरियर मिनिस्टर सेज। यानी कि लिखा हुआ है कि पुलिस ऑफिसर को जो है चाकूबाजी करी, चाकू मारा उसको पेरिस के अंदर। और इसके बाद क्या हुआ मित्रों, इसके बाद यह हुआ कि वो जो जिसको गोली मारी थी, जिसने चाकू मारा था, उसको भी वहीं पे मौत के घाट उतार दिया गोली मार करके पेरिस की पुलिस ने। तो पेरिस की पुलिस ने जो है इसमें कोई भी मुगालता नहीं बरता, उन्होंने फौरन जो है उसको वहीं पलटवार कर दिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये चाकूबाजी क्यों हो रही है। दरअसल पेरिस के अंदर वहां पे लगभग अभी 10% के करीब मुस्लिम बताए जाते हैं। पेरिस के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर कि अगर देखें तो 25% भी हैं। तो यहाँ पे बड़ी संख्या में जो मुस्लिम घुसपैठी हैं, शरणार्थी हैं, तमाम देशों के जो शरणार्थी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं पेरिस के अंदर, और इस जगह पर वो इकट्ठे होकर के वो इस बात का विरोध कर रहे हैं, इस बात की मांग कर रहे हैं कि पेरिस में जो ओलंपिक होने जा रहे हैं वहां जो महिलाएं हैं उनको हिजाब पहनाया जाए। यानी कि जो फ्रांस की ही नहीं, जितनी भी महिलाएं आ रही हैं, बाहर से आ रही हैं, वहां पे एथलीट है, वो सभी महिला एथलीटों को हिजाब पहनाया जाए, तभी उनको पेरिस में उनको जो है घुसने दिया जाए। और अब इसी मांग को लेकर के, जब ये मांग तो मानी जा सकती नहीं पेरिस के अंदर, तो अब इसीलिए फिर जो है वहां पे वो लोग उतर कर चाकूबाजी कर रहे हैं, तरह तरह के हमले कर रहे हैं अपनी विचारधारा को लागू करने के लिए। तो वहीं पर ये खबर सामने आ रही है। तो मित्रों नीदरलैंड्स के एक नेता हैं ग्रीट वाइल्डर्स, और उन्होंने ये कहा कि दरअसल यूरोप में जो कुछ भी हो रहा है वो एक विशेष किताब की वजह से हो रहा है। उन्होंने उस मजहबी किताब पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही थी। क्या है वो पूरा भाषण उनका, मैं आप चाहता हूं कि आज जिस मौके पे जब लंदन जल रहा है, जब पेरिस में रोज चाकूबाजी हो रही है, तो उनका जो भाषण है जो उन्होंने उस किताब पर दिया, जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक बार कि उन्होंने कहा क्या था। पूरा भाषण आप भी सुनिएगा। When political leaders become appeasers of evil, the people must speak. And so we have to do that. And that is why we do speak out and fight back. But that comes with a price. If you dare to fight back, if you dare to speak the truth about Islam, the authorities and the Islamists will do anything to silence you. You will be taken to court. I have myself been taken to court or threatened to be taken to court in my own country, the Netherlands, in Austria, in Pakistan, in Jordan, in the Islamic Republic of Iran, in Saudi Arabia. The biggest Muslim country in the world, Indonesia, declared me persona non grata for life. I am indeed the biggest leader of the second biggest party in the Netherlands. We have 13 parties in our Dutch parliament, and I am leading the second biggest party. But still, thank you. I'm looking forward to your applause when I become Prime Minister soon. Others are people taken to court too in Europe. Recently,
The European Court of Human Rights upheld a guilty verdict of an Austrian court which sentenced a friend of mine, Elizabeth Sabadich-Wolf, for speaking the truth and nothing but the truth about Mohammed, when she suggested that Mohammed had pedophile tendencies, saying that speaking the truth is punishable by law in Europe today. Or my brave friend Tommy Robinson, who was even jailed, while reporting about Pakistani raping gangs in the United Kingdom. He deserved a medal, not a conviction. But my friends, it is not only legal jihad. Unfortunately, it is also real jihad. I am on the death list of Al-Qaeda, the Taliban, ISIS. Recently, I got another fatwa, this time from a Pakistani clerk who called upon all Dutch Muslims to go in my house and kill me. My wife and I live in safe houses. We have 24/7 police protection for more than 14 years now. I am driven to Parliament every day by the police in a motorcade of armored cars with sirens. The only freedom I have left today is my freedom of speech. Why do I need this protection? I am not a president. I am not a king. I am a simple parliamentarian. But I am marked for death. Why? Why? For speaking the truth about Islam and fighting for the freedom of my people. But my friends, enough about me. It is not about me. I am not the only one under attack. My country is under attack. My continent is under attack. Your country is under attack. Your continent is under attack. As a matter of fact, we are all under attack. Our civilization, the whole free Western world, is under attack today. And my friends, I spoke here at Restoration Weekend last time in 2014. And at that time, I urged you to avoid all the mistakes Europe made. I asked you to protect America against Islam, to stop the immigration from Islamic countries. And while you elected a brave president who is eager to stop illegal immigration and fight Islamists, we in Europe did exactly the opposite. My country, 17 million inhabitants, 1/4 the size of this state of Florida, imported over the last few years alone 400,000 non-Western migrants, many from Islamic countries. In Germany, more than 1 million migrants arrived. Europe indeed is on the brink of cultural suicide. We are confronted with headscarves, with burqas, with polygamy, with honor killings, with rape, with female genital mutilation, with Sharia courts in the United Kingdom. Anti-Semitism is growing rapidly. Again, the European soil is unsafe for Jews. In my own country, Moroccans are the largest ethnic groups among Islamic immigrants, and 2/3 of the Moroccan boys between 12 and 23 have already been arrested at least once. Crimes like rape in many European countries are rising. In Germany last year, sex crimes with asylum seekers as suspects jumped by 91% in 1 year. Europe has, at the same time, as you know, been the victim of many terror attacks in the last few years. While all over the continent, innocent people were murdered by Islamic-inspired individuals that hate us and cherish death more than life. Thousands of both homegrown and imported jihadis are present in Europe today, willing and motivated to kill in the name of Allah. And our governments are making it easy for them. For we have no internal borders. We have no passport checks. We have open door policies in most parts
of Europe. And the Dutch, my people, increasingly feel like foreigners in their own country, as many people in European countries do. And unless there are radical changes to the present policy towards immigration, over 30%, just an example, over 30% of Sweden will be Islamic in the middle of the century. Can you imagine? Over 1/3 of Sweden. And the demographics are not promising either. It will get worse if we do not act today, because the population of Africa is exploding, while the population of Europe is decreasing. According to the United Nations, the population of Africa will grow from 1 billion today to 2 billion in 2050 and 4 billion at the end of the century. And needless to say that many of those people will come and want to come to Europe. And many of them come from Islamic countries with Islamic values. And it will be like an invasion. It will be that our population will be replaced and our nations completely Islamized if we don't act today. So we have to act today. First, we have to elect more brave leaders like you did. And some, Robert said it correctly, some European countries already did, like Italy and Hungary. My dear friends, Matteo Salvini of the Lega, Minister of Interior, was elected. My friend Prime Minister Viktor Orban of Hungary are examples that it can be done. That we can fight back the unelected elites from the European Union and regain national sovereignty and close our borders for fortune seekers and terrorists and build, if needed, a fence at the border as the brave Hungarians already did. We should close our borders, but also we should give a message to all those more than 1 million Islamic immigrants who are already on our soil today. If you subscribe to our laws, to our constitution and to our values, you are welcome to stay and equal to anybody else, for those are our values. But if you break our law, if you start acting according to Sharia law, we will deport you out of our country immediately and never ever let you return. For this is our land and not your land. But we should do more. If we want to stop the terror, the violence, the attack on our women, if we want to protect our freedom and the freedom of generations to come, we have to get rid of the concept, the dangerous concept of cultural relativism. The false idea that all cultures are equal. People are equal, but cultures are not. And people and cultural relativism is weakening the West day by day, even today. Government leaders, lawyers, judges, churches, trade unions, media, academia, charities, the majority of them today are still blinded by the political correctness and are condoning Islam. And as a result, a little bit of freedom in the West dies each day. But the truth, of course, is that the cultural relativists are wrong. That our culture and identity that is based on Christianity, on Judaism and on humanism is not equal to, but far better than the Islamic culture. And we have to be proud of that. For our civilization is based on the legacy of Jerusalem, of Athens and Rome. And it's the best civilization on earth. It gave us democracy, freedom, equality before the law, the separation of church and state, and the notion of sovereign states to protect it all. And the remedy to all this misery and terror is clear. We have to reassert what we are. Only then we will be able to ensure a future for our children.
And in Europe today, as I said, the problems indeed are existential, not economics. Islamization, terrorism, mass immigrations are our main problems today, because it determines who we are, what we are, and if we will still exist as free people in the future. And we have to support one another. And for that reason, I believe that we should always also support our friends of the Jewish state of Israel. For Israel is one of us. It's the only democracy in the Middle East. It's a beacon of freedom in a very dark and unfree region. It is forced to defend itself against the dark forces of Sunni and Shia Islam. And it is our duty to support Israel. It's a vital outpost of our Western civilization. It's the canary in the coal mine. And if Islam would conquer Israel, my friends, we will be next. Let us never forget that. Samuel Huntington was wrong. There is no clash, and the Israeli-Arab conflict is the best example that Huntington was wrong. There is no clash of civilization. There is a clash between a civilization and barbarity. That is the truth. My friends, we are the free men and women of the West. And those who want to deny freedom to us just do not belong to our society. It's as simple as that. And Islam is dressed up, we have to be honest like that, Islam is dressed up as a religion, but in reality it's not so much a religion as a totalitarian ideology.